आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक रेहान तारिक के साथ। आज जिन स्टोरीज पर देंगे दस्तक उनमें शामिल है इसहाक डार का इंटरव्यू हुकूमत के लिए अहम क्यों, पीडीएम ने डंडा बरदार फोर्स की धमकी क्यों दी, क्या 6000 अफराद 1 अरब दरख्त लगा सकते हैं, और फिर बात करेंगे कि पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन किसे मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दे दिया है। इससे कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से उन्हें सरेंडर करने के अहकाम सादर किए गए। बजरिया इश्तिहार उनकी तलबी के नोटिस भी जारी किए गए, लेकिन वो अदालत के रूबरू पेश नहीं हुए, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दे दिया। इससे पहले एहतसाब अदालत भी नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दे चुकी है। यही नहीं है बल्कि अदालतें इससे पहले भी इसहाक डार को इश्तिहारी करार दे चुकी हैं। शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे सलमान शहबाज साहब मफरूर हैं, उनके दामाद अली इमरान साहब मफरूर हैं और दीगर जिनके खिलाफ इश्तिहारी और मफरूर की कार्रवाई चल रही है। पेबरा की तरफ से तमाम इश्तिहारी और मफरूर मुल्जिमान को टेलीविजन पर दिखाने पर पाबंदी आयद की गई है, यानी उनकी तकारीर टीवी पर नशर नहीं हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद बीबीसी की जानिब से गुज़श्ता रोज़ इसहाक डार को दिए गए इंटरव्यू के चर्चे इस वक्त मुल्क की सियासत में दिखाई दे रहे हैं। ना सिर्फ हुकूमती वज़रा और तर्जुमान इसहाक डार साहब के इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, उनके ज़ुबान पर इसहाक डार साहब की कही हुई बातें हैं, बल्कि आज खुद गिलगित बल्तिस्तान के दौरे के दौरान जहां हल्फ बर्दारी तकरीब में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब मौजूद थे, उन्होंने तकरीब के डार साहब का जिक्र किया। यानी इस वक्त पेबरा की तरफ से जब मफरूर और इश्तिहारी मुल्जिमान को टीवी पर नशर करने पर पाबंदी है, तो खुद हुकूमत की तरफ से हुकूमती वज़रा इसहाक डार साहब की उस इंटरव्यू का जिक्र कर रहे हैं, खुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान इसहाक डार साहब की उस तकरीर की बात कर रहे हैं। क्या मंजर दिखाई दे रहा है, जरा उसकी एक छोटी सी झलक आपके सामने रखता है। और अगर आपने स्ट्रेस देखना था तो कल एक हार्ड टॉक का इंटरव्यू हुआ था जिधर इसहाक डार पाकिस्तान के वो पुराने वो जो फाइनेंस मिनिस्टर, उनकी शक्ल देख लेते हैं। मरियम सफदर साहबा अक्सर फरमाती हैं टांगें कांप जाती हैं। कल मरियम साहबा जरा किसी को भेजती हैं और इसहाक डार साहब का पाँव पकड़ के कोई देखता नीचे से या घुटना, तो पता लगता कि टांगें कैसे कांपती हैं और टांगों के ऊपर से पसीना कैसे गिरता है। बस बंदे को बेशर्म होना चाहिए और क्या कहें। और जिस तरीके से वो हार्ड टॉक पे पता नहीं क्या सोच के चले गए थे, उन्होंने समझा कि कोई पता नहीं वहाँ पे करना क्या है। उन्होंने पहली दफ़ा नहीं हुआ कि ऐसा बेवकूफ़ाना फैसले उन्होंने किए हों। इसहाक डार साहब का इंटरव्यू सुने, उनकी बॉडी लैंग्वेज चेक करें, मेरा ख्याल है कि ये सब कुछ इनको समझ आ जाएगा। अब बड़ा सादा सा सवाल है कि साबिक वजीर खजाना और सीनियर लीगी रहनुमा इसहाक डार का ये इंटरव्यू जो उन्होंने बीबीसी को दिया है, वो हुकूमत के लिए इतना अहम क्यों है? हुकूमती वज़रा बार बार इसहाक डार के उस इंटरव्यू का जिक्र करके दाद वसूल क्यों कर रहे हैं? क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैंप्स में इतनी खुशी सेलिब्रेट की जा रही है? जो प्रोग्राम हार्ड टॉक है उसका फॉर्मेट ही ये है कि तुंदो तेज सवालात किए जाते हैं, हार्ड टॉक की जाती है अपने मेहमान के साथ। लेकिन आज इसका जिक्र शहबाज गिल साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर किया। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर साहब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूद थे। ऐसा ही एक इंटरव्यू 2018 में इमरान खान साहब जो उस वक्त ऑपोजिशन में थे बीबीसी को दिया था। हार्ड टॉक की मेजबान जैन ने क्या क्वेश्चन किए और इमरान खान साहब ने उसका किस तरह जवाब दिया, जरा वो इंटरव्यू भी आपके सामने रखता है। 2018 में बीबीसी के प्रोग्राम हार्ड टॉक में इमरान खान साहब से बार बार सवाल किए गए कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आपकी हुकूमत थी, आपने कितनी यूनिवर्सिटियां तामीर की, खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत थी और अपनी हुकूमत के दौर में आपने कितनी नौकरियां दी। बार बार इमरान खान साहब से पूछा गया कि आपने कितने अस्पताल तामीर किए गए। जब बार बार ये सवाल हुआ तो इमरान खान साहब आए बाएं शाही करते हुए दिखाई दिए और उसका जवाब ये देते रहे कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत फिर से केपी के अंदर मौजूद है तो केपी के लोगों ने उसको डबल मैंडेट दिया है और इसका तकाबली जायजा माजी की हुकूमतों से करते रहे। बाहर कैफ आगे बढ़ते हैं। इसहाक डार साहब के इस इंटरव्यू के अंदर 2 सवालात का जिक्र तो किया जा रहा है जिसमें उनके एहसासात से मुतालिक बात की गई है, जिसका जवाब उन्होंने जिस तरह से दिया, जिस पैराए में दिया गया, उसको हुकूमत हदफ तनकीद बना रही है। लेकिन इसी इंटरव्यू में सहाफ़ी की तरफ से सवालात का जवाब में इसहाक डार साहब ने ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून की अपनी परफॉर्मेंस की बात की है, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत पर भी कुछ सवालात रखे हैं। वो सवालात क्या हैं उसकी तरफ बाद में आते हैं, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की परफॉर्मेंस जो उनके दौरे हुकूमत में रही है वो किस तरह पेश कर रहे थे, जरा उसकी एक हल्की सी झलक आपके सामने रखता है। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार अपनी हुकूमत की कारकर्दगी मेजबान के सामने रख रहे थे कि हमारे दौरे हुकूमत में रेवेन्यूज डबल हो गए, हमारे दौरे हुकूमत में GDP 5.8% की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई थी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में परफॉर्मेंस क्या रही उनकी बतौर वजीर खजाना वो भी सबके सामने रखी है।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत से इस वक्त वो क्या शिकवे हैं और बतौर वजीर खजाना, साबिक वजीर खजाना, वो क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत कहां स्ट्रगल कर रही है और किन बातों का जवाब नहीं दे रही। वो क्या सवालात हैं जो इसहाक डार साहब ने अपने इस इंटरव्यू में रखे हैं, जिसका जवाब हुकूमत को देना है, वो सवालात भी आपके सामने रखता है। बड़े सादा से सवालात हैं जो इस इंटरव्यू में उठाए गए हैं कि ग्रोथ रेट जो उस वक्त 5.8% की रिकॉर्ड सतह पर थी, आज वो ग्रोथ रेट नेगेटिव क्यों है। इमरान खान साहब ने 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, क्यों 12 मिलियन लोग बेरोजगार हो गए हैं। साथ ही साथ इन्फ्लेशन रेट से मुतालिक बहुत सारे दो तेज सवालात किए गए हैं। यकीनन इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत को इन सवालात पर भी अपनी तवज्जो मरकूज करनी चाहिए और इसका कोई मस्बत जवाब देना चाहिए। अब सादा सा सवाल यह है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के लिए इसहाक डार साहब का यह इंटरव्यू ताज़ा हवा का झोंका साबित हुआ है? क्या कोई ब्रीदिंग स्पेस साबित हुआ है कि जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत स्ट्रगल कर रही थी, पीडीएम ऑपोजिशन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत को हेड ऑन ले रही है, ऐसे में इसहाक डार साहब के इन तासुर के ट्विस्ट करके दिखाया जा रहा है और हुकूमत उसके पीछे छुपने की कोशिश कर रही है। क्या यह मामला है? क्या हुकूमत को उन सवालात का जवाब नहीं देना चाहिए जिसका ताल्लुक एक आम आदमी से है? और फिर यह भी है कि क्या मफरूर मुल्जिमान की तकारीर अब मीडिया पर नशर हो सकती हैं? क्या पाबंदी खत्म हो गई या पाबंदी बरकरार है? इन तमाम तर सवालात का जवाब देने की कोशिश करेंगे। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो सादा सा सवाल है कि मफरूर मुल्जिमान को टीवी पर दिखाने पर पाबंदी है पेमरा की जानिब से। इसहाक डार साहब का इंटरव्यू कल से डिस्कस हो रहा है, क्या पेमरा की तरफ से जो बैन है अब वो ख़त्म हो चुका? बहुत शुक्रिया आपका। एक तो आप इतना टेढ़ा सवाल करते हैं कि एक दफ़ा तो बंदे को अपने होश जमा करने पड़ते हैं जवाब देने के लिए, इतने सादा नहीं होते आपके सवाल। देखिए, गुजारिश ये है, हुकूमत में सबसे बड़ा डिफ़ॉल्ट ये है कि इसको जो सूट करे वो ठीक है, जो उसको सूट ना करे वो ठीक नहीं है। नवाज शरीफ साहब अगर डिजिटल मीडिया के ऊपर वहाँ से तकरीर करें तो वो मफरूर मुल्ज़म है, और जो इसहाक डार साहब है उनको कल उनके उस इंटरव्यू के बाद से 9 टॉक शो करवाए गवर्नमेंट ने। मैं बिल्कुल ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ आपको, उसमें पूरी स्क्रीनों पर छाए हुए थे इसहाक डार साहब। वो ठीक था इसलिए कि उनको सूट करता है। फिर यहाँ तक कि आज शहबाज गिल साहब सुबह कह रहे थे, हमने तो चैनल से कहा है कि उर्दू में डब करके इसको चलाएं, जो इन्हें सूट करे वो ठीक है और जो इन्हें सूट ना करे वो। इसहाक डार साहब का इंटरव्यू हुकूमत को कैसे सूट करता है? देखिए, उसमें ऐसा क्या है जो हुकूमत को बहुत सूट कर रहा है? सिर्फ एक ढोल बजाया जा रहा है। जो बड़े से बड़े लीडर मैंने देखे हैं, मैं हार्ड टॉक आज से नहीं देख रहा, आप भी बड़ी देर से देख रहे हैं, उनका एग्रेसिव स्टाइल होता है सवाल पूछने का। चाहे वो ये टस्कर साहब अब हैं, चाहे इससे पहले थे, वो हार्ड सवाल करते हैं और इतना प्रॉम्प्टली और स्पीडीली बोलते हैं वो कि अगले को अनडव कर देते हैं। 2018 में इमरान खान साहब को उनका अपना इंटरव्यू अगर दिखा दिया जाए तो आपको समझ आ जाएगी क्या एक नहीं इंटरव्यू, उनके कई इंटरव्यू फॉर्मेट ऑफ द शो ही ऐसा है। तो अगर तो आपने रिडिक्यूल करना है किसी को, तो या तो आप बुनियादी उसूल तोड़े ना, और अगर तोड़ रहे हैं तो फिर दूसरों को भी इजाज़त दें। ये जो है ना 1 विकेट पे खेलना ऑन बोथ साइड्स ऑफ द पिच, ये ठीक नहीं है। खुद एम्बैरस हो रहे हैं ये जो कुछ भी चल रहा है। आप ये समझते हैं हुकूमत को इससे माइलेज मिल रहा है? मेरे ख्याल से उनको ये गलतफहमी है कि उन्हें माइलेज मिल रहा है, ऐसा है नहीं। ये इस तरह की चीज़ें ही इनके गले पड़ेंगी। देखिए, गुजारिश ये है, अब पाकिस्तान की तजदीद नहीं हो रही। आप ये देखें कि उनका सबसे बड़ा एतराज़ ये है कि नून लीग और उसकी क़यादत जो है वो अदारों के लीडरों के नाम लेके इल्ज़ाम लगाती है। तो जो सूट करे वो ठीक है, जो सूट ना करे। सवाल मेरा बड़ा सादा सा है। देखिए, शहबाज गिल साहब जो हैं उन्होंने भी बबांगी दोहल कहा, ट्विटर पर भी कह रहे हैं। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि हार्ड टॉक में जाने चाहिए था इसहाक डार साहब को, टांगे काँप रही थी। शहबाज गिल साहब का ये जुमला है। वो ठीक कह रहे हैं, इसलिए पकड़ के बैठे थे ना। शहजाद अकबर साहब ने जो कुछ कहा वो भी आपके सामने। आज खुद गिलगित बल्तिस्तान में तकरीबन हल्फबरदारी में खान साहब जाते हैं और उन्होंने वहाँ पर कोट किया है कि इसहाक डार साहब पता नहीं क्यों चले गए। मज़ा का खेज सूरत हाल ये है रेहान, अगर आप मुझे इजाज़त दें बोलने की, वो ये कि एक इसहाक डार का इंटरव्यू आ गया है, या किसी रेस्टोरेंट में बैठ के कॉफ़ी पी लें नवाज शरीफ साहब, या उनकी कोई तस्वीर रिलीज़ हो जाए, पूरी हुकूमती मशीनरी राइट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर डाउन द लाइन लग जाती है उसको फोकस करके। तो हैरान हूँ कि इनको ये भी एहसास नहीं होता कि ये आउट राइट प्रोजेक्शन दे रहे हैं उन बंदों को जिनको वो अंडरमाइन करना चाहते हैं। ये गलतियाँ बार बार कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं, उसको सीखते नहीं हैं। अच्छा, मैं ज़रा थोड़ा सा अगर इसको चेंज करके क्वेश्चन करूँ, दूसरी तरफ का आप रुख देखें, तो इसहाक डार साहब को क्या ये इंटरव्यू देना चाहिए था? और जिस अंदाज में उन्होंने सवालात के जवाब दिए हैं, मज़ाका खेज तो वो भी हैं वैसे बुखारी साहब। हाँ, मैं तो ये बिल्कुल कहना चाहिए कि इस मुल्क का जो फाइनेंस मिनिस्टर रहा हो, इस मुल्क की इकॉनमी चलाने के बहुत बड़े दावे जो शख्स करता हो, उसको अगर परफॉर्मेंस के एतबार से देखें तो दैट्स वेरी एम्बैरेसिंग। मेरे ख्याल से इसहाक डार को या तो जाना नहीं चाहिए था,
जाना था तो फिर तैयारी करके जाते। आज शहबाज गिल साहब ने कहा है कि असल में नवाज शरीफ साहब को इंटरव्यू करना चाह रहे थे वो, मरियम बीबी ने कहा नहीं इसहाक डार साहब क्योंकि बड़े पढ़े लिखे जीरक इंसान है तो इनको जाना चाहिए इंटरव्यू में, तो ये डिसाइडेड था कि इसहाक डार साहब जाके प्रेजेंट करेंगे। अगर ऐसा था तो इसका मतलब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की स्ट्रैटेजी, उसकी साबिका परफॉर्मेंस और हुकूमत को ग्रिल करना ये मकसूद था, क्या उसमें कामयाब हो पाए इसहाक डार? देखिए, जहाँ तक इंटरनेशनल मीडिया के साथ इंटरेक्ट करने का ताल्लुक है, नवाज शरीफ साहब ने एज प्राइम मिनिस्टर पूरे वेस्ट के हॉस्टाइल मीडिया को भी हैंडल किया हुआ है, और जो वेस्ट ख़ासतौर से यूरोप का मीडिया और अमेरिकन मीडिया, तो ऐसा नहीं है कि वो वहाँ बोल ना पाते। अगर वो जाते तो इसलिए नहीं भेजा उन्होंने कि मैं तो चूँकि जवाब नहीं दे सकता, आप चले जाएं। मेरा ख्याल ये है कि उन्हें इस बात का एहतमाल ज़रूर होगा कि इस वक्त मैंने अगर इंटरव्यूज़ का सिलसिला भी शुरू कर दिया तो फिर एतराज़ उठेगा कि जनाब ये अच्छे बीमार हैं जो वहाँ बैठ के इंटरव्यू देने के लिए, तो ठीक है। उन्होंने अपनी पार्टी की तर्जुमानी के लिए डॉक्टर साहब भी उन्होंने कहा क्वेश्चन हुआ कि आप 3 साल से यहाँ पर मौजूद है, क्यों? उन्होंने कहा जी उज़र ये है कि मैं बीमार हूँ, अपने इलाज की गरज से हूँ। तो तनकीद तो इस पर भी हो रही है कि आप इलाज की गरज से यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत सारे सवाल बीमार है, फिर आप पूछे, हार्ट टॉक में चले जाते हैं। बहुत सारे सवाल उसने ऐसे पूछे जिनके बड़े कंफ्यूजिंग जवाब दिए हैं इसहाक डार साहब ने, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन इसको इस तरह से ट्विस्ट करना जैसे इससे बड़ा इंपॉर्टेंट इशू पाकिस्तान में कोई नहीं है। आप मुझे ईमानदारी से बताएं कि कल से जो तमाशा हम देख रहे हैं इससे बड़ा इशू कोई है पाकिस्तान में? ज़ाहिर तो यही दिखाई देता है। अगर ये तासुर है बुखारी साहब की हुकूमत इसहाक डार साहब के इंटरव्यू के पीछे छुपने की कोशिश कर रही है, तो हुकूमत को ऐसा क्या खौफ है, क्या ख़तरा है कि वो इसहाक डार साहब के इंटरव्यू की ओट में छुप रही है? वो इसलिए नहीं छुप रही है कि उन्हें कोई इसहाक डार से डर लग रहा है, या वो इसलिए छुप रही है कि उनके पास अपना कहने के लिए कुछ नहीं है। ना उनके पास परफॉर्मेंस है, ना उनके पास गवर्नेंस है, ना उन्होंने आवाम के मसाइल हल किए हैं। लिहाजा उन्हें 2 चीज़ों में छुपना है, एक पुराने के मरसिए और नोहे पड़े जाएं जो पूरी कौम को हिफ्ज़ हो गए हैं, और एक जिस तरह वो दूसरों को एक्यूज़ करते हैं कि वो जाली फिगर देते थे, इसी तरह से जाली फिगर दे रहे हैं। वो कहते हैं कि जनाब IMF से लोन लेना जो है वो तो मजबूरी थी, हमने भी मान लिया कि चले पहले भी लेते थे, लेकिन आपने जो ये दावा किया कि जी हमने जो है वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट डेफिसिट जो है वो बिल्कुल ज़ीरो कर दिया, आपने इंपोर्ट बंद कर दी, तो आपका वो तो बेहतर यकीनी हो जाएगा। लेकिन ताजर लुट गए ना, जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते थे उनके कारखाने बंद हैं, तो आपको अपनी पॉलिसियों पर मार पड़ रही है। आप एक तरफ ये कहते हैं कि जनाब मईशत जो है उसको आप सारे क्राइटेरियंस देख लें, उसके इंडिकेटर्स देख लें। एक बेसिक इंडिकेटर होता है परफॉर्मेंस इकोनॉमिक जज करने का गवर्नमेंट के, वो है GDP ग्रोथ जो इनको इनहेरिट हुई थी वो 5.8 थी और आज वो -0.49 है। दैट्स द इंडिकेटर टू जज इकोनॉमी। अच्छा बुखारी साहब, इस वक्त जो सियासत आप मुल्की सियासी उफक पर देख रहे हैं और जो पारा हाई लग रहा है, हुकूमत भी मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है, अपोजिशन भी मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है, आपको इसका क्या कंक्लूजन नज़र आ रहा है कि अल्टीमेटली ये कहाँ जाकर ख़त्म होगा मामला? पहली बात तो ये है कि जो PDM कर रही है ये वही नुस्खा है जो ख़ुद इमरान खान साहब ने ईजाद किया था। अपना ही नुस्खा उनके ऊपर इस्तेमाल हो रहा है, चूँकि मैं फिर कह रहा हूँ उनके पास अपने आप को डिफेंड करने के लिए एज ए गवर्नमेंट कुछ नहीं है, किटी खाली है, इसलिए वो डरे हुए हैं कि ये मूवमेंट अगर ज़ोर पकड़ेगी, जिसका इम्कान मौजूद है कि लाहौर का जलसा अगर बड़ा हो जाता है, तो आज भी मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि उसके बाद अगला मरहला मार्च का है और मार्च इस्लामाबाद पहुंचेगा। और फिर डंडों की बात भी की है, तो ये तहरीक आपको इंतशार की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मुझे तो हैरत यह है कि ये अवॉइड हो गया, इश्यूज तो एग्रेवेट हो जाएंगे जिनका जिक्र आप कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, अगर वो रोकेंगे उनको इस्लामाबाद दाखिल होने से, क्लैश होगा, और क्लैश जो है वो किसी और के हक में हो या ना हो, लेकिन हुकूमत के हक में नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपके वक्त के लिए। सीनियर साफी तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि PDM ने डंडा बरदार फोर्स की धमकी क्यों दी है। इस मामले को उठाएंगे, इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। PDM मुल्तान जलसे के बाद ऑपोजिशन मजीद मुस्तहकम, मजीद पुरएतमाद, जबकि हुकूमत कंफ्यूज दिखाई दे रही है। गुज़श्ता रोज काबीना इजलास में वज़रा की तरफ से तजावीज़ पेश की गई कि PDM के जलसों को रोका जाए या फिर इजाज़त दे देनी चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान इस बात के हामी हैं कि PDM को जलसों से रोका जाए, उन्हें आहनी हाथों से निपटा जाए, जबकि वफाकी वज़रा की तरफ से ये तजावीज़ सामने आई कि गैर ज़रूरी इक़दाम जो हुकूमत कर रही है, कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं, पकड़ धकड़ हो रही है, गिरफ्तारियां, इस तरह के इक़दाम से इज्तनाब करना चाहिए। इस हवाले से वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब का मौक़िफ़ भी बड़ा क्लियर है और वो ये कह रहे हैं कि क्लियर पॉलिसी लेनी चाहिए और पंजाब हुकूमत की तरफ से ख़ास तौर पर मुल्तान जलसे में जो कुछ हुआ उससे वो डिसएग्री करते हुए दिखाई दिए। दूसरी तरफ
पीडीएम रहनुमाओं की जानिब से आज लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिसमें राना सनाउल्लाह भी मौजूद थे, JUIFA के सेक्रेटरी जनरल गफूर हैदरी भी मौजूद थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चौधरी मंजूर भी मौजूद थे। अब पीडीएम एक कदम और आगे बढ़ी है और एक धमकी दे दी है कि अगर हुकूमत की तरफ से ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए गए या फिर पीडीएम के इस जलसे को रोकने की कोशिश की गई तो फिर डंडा बरदार फोर्स भी तैयार है। आज पीडीएम रहनुमाओं ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक झलक आपके सामने रखता है। हमने हर तरह की स्ट्रेटजी जो है उसका तयन कर लिया है और अगर गवर्नमेंट ने इस किस्म का कोई हरबा रवैया अपनाया तो उसका फिर जो है वो भरपूर जवाब दिया जाएगा। हम उसके पीछे और उसके साथ इंशाल्लाह डंडा बरदार साथ होंगे उनके और इंशाल्लाह किसी को हिम्मत नहीं होगी कि वो हमें जलसा करने से रोके। इस्लामाबाद भी जाएंगे, जब कायदीन फैसला करेंगे तो इस्लामाबाद का भी रुख करेंगे, क्योंकि लगता ये है कि ये ऐसे इज्जत से जाने वाले नहीं हैं। उम्मीद है कि कल जो शिबली फराज ने कहा है कि हम कोई रुकावट नहीं डालेंगे, लेकिन ये झूठे हैं और मुकर जाते हैं हर बात से। लेकिन अगर जलसा करने देते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करने देते तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि मुल्तान को फिर 100 से ज़रब दे लो। अब पीडीएम रहनुमाओं की गुफ्तगू आपने सुनी है, वो अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं और मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार नहीं है। अगर हुकूमत की तरफ से आनी हाथों से निपटा जाता है तो पीडीएम की डंडा बरदार फोर्स भी तैयार होगी। अब हुकूमत क्या हिकमत अमली लेगी? क्या वही हिकमत अमली होगी जो मुल्तान जलसे में थी कि पहले पकड़ धकड़ होगी, पहले रोकने की कोशिश की जाएगी और उसके बाद इजाज़त दे दी जाएगी? मकाम के हवाले से क्या फैसला होगा कि पीडीएम को जलसा किस मकाम पर करना है? अगर हुकूमत इजाज़त देती है तो किस मकाम की इजाज़त दी जाएगी? या फिर यूं ही होगा कि जैसे किला कोना कासिम बाग जहां मुल्तान का मकाम था पीडीएम ने मुंतखब कर रखा था लेकिन हुकूमत की तरफ से इजाज़त नहीं दी गई और फिर घंटा घर चौक के अंदर हुकूमत ने जलसा किया। क्या मीनारे पाकिस्तान में जलसा करने की इजाज़त दी जाएगी या फिर अहाते में पीडीएम पंडाल से जाएगी? किसी सड़क पर कारकुनान को इकट्ठा किया जाएगा? इस हवाले से हुकूमती स्ट्रैटेजी क्या है, इस मामले पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आलिया हमजा मलिक साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आलिया साहब आपके वक्त के लिए। पीडीएम लाहौर जलसे के लिए डंडा बरदार फोर्स तैयार है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत की क्या तैयारी है आलिया साहबा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पीडीएम का आपने देख लिया है कि सबसे पहले तो ये कहते थे लॉकडाउन की रट लगाते थे और ये कहते थे जी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन नहीं करे, खान सबको जानों की परवाह नहीं है। और अब देखा है कि किस तरह से कोरोना के प्रोमोटर्स बने हुए हैं और ये चाह रहे हैं। बेसिकली तो पहली कोशिश इनकी ये थी कि लास्ट टाइम हम मईशत बंद कर देते, हम फुल लॉकडाउन कर देते ताकि ये दुनिया को ये बता सकते कि जी हम बुरी तरह से नाकाम हो गए और पाकिस्तान की इकोनॉमी तबाह बर्बाद हो गई है। लेकिन अल्लाह ताला के फजलो करम से और खान साहब की दूर अंदेशी से जिस तरह से आपने भी देखा है कि हर इंटरनेशनल इदारे ने पाकिस्तान को एक्नॉलेज किया और अभी वेरी रिसेंटली आपने देखा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में वेरी ब्लेस्ड कि हम पहली लहर से बासानी निकल गए हैं, लेकिन अब सेकंड वेव है, रोज बरोज शिद्दत में इजाफा होता चला जा रहा है। हुकूमती रिट कहाँ है? क्योंकि पीडीएम तो जलसा करने से पीछे नहीं हट रही है, वो तो अपने स्टैंड के अंदर मजीद तगड़े हुए हैं, खासतौर पर पीडीएम के मुल्तान जलसे के बाद से। हुकूमत का है इस तमाम तरह सिचुएशन। हम यही तो बताना चाहते हैं इनकी हिपोक्रेसी को कि अगर आपको याद हो इनकी तकरीरें, ये पहले मतलब इनकी हिपोक्रेसी इनको हम इसीलिए हम इनको एक्सपोज करते रहेंगे कि पहले ये कहते थे जी इंडिया जैसा लॉकडाउन चाहिए और वहां से वो आपको याद होगा शेरवानी पहनकर जो थे छोटे शरीफ साहब वो आए थे लैपटॉप के आगे बैठकर, वो जो मास्क लगाकर वो जिस तरह नाउ इट्स नॉट अबाउट पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग आलिया साहबा, मैं तो ये कह रहा हूं कि अब लाहौर जलसे को क्या करेंगे? हिकमत अमली क्या होगी हुकूमत की? क्या रोकेंगे, पकड़ेंगे, गिरफ्तारियां देंगे, पर्चे होंगे, क्या होंगे? हाँ देखिए मेरी एक बात सुने, हम हमेशा से हमने कभी भी पहले दिन खान साहब ने कहा था कि कंटेनर भी हम देंगे, खाना भी आप देंगे, आप जरूर जलसे करें। बट अभी भी हमने इनको मुल्तान में भी हमारी कोई ऐसी चीज नहीं थी, हमने इनको कहा था आप SOPs को फॉलो करें। वहां भी आपने कंटेनर दिए नहीं, वहां कंटेनर लगा दिए गए, वहाँ खाना तो पता नहीं मिला या नहीं मिला लेकिन डंडे जरूर पड़े हैं कारकुनान को। मैं वही बता रही हूँ कि देखें ये SOPs करते हुए इनके वहाँ पर 300 से भी कम लोग थे, तो वो अल्लाह की तरफ से ही हो गया कि इनके उस जलसे के अंदर 300 से भी कम, जो हमने कहा हुआ था ऑलरेडी कि जी 300 से कम लोगों की गैदरिंग होनी चाहिए, वो तो अल्लाह की तरफ से हो गया। आप ये कह रही हैं कि मुल्तान जलसे में 300 लोग थे?
जी बिल्कुल, मुल्तान जलसा सबने देखा है। मेरे ख्याल में तो कहीं पर कोई सर्कस शुरू हो जाए, वहां पर भी लोग, इतने लोग तो खड़े होकर देख लेते हैं, तो ये इनका सर्कस ही था। ठीक है, तो फिर मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा तो लोग असद उमर साहब के कन्वेंशन में होंगे जो सखर में हुआ था। इससे ज्यादा लोग तो दीर जलसे में थे, जो सिराजुल हक साहब ने किया था। इससे ज्यादा लोग तो फिर परवेज खटक साहब की उस मीटिंग के अंदर होंगे। तो फिर कहीं पर ऑपोजिशन ने तो एसओपीज की खिलाफ वर्जी नहीं की, हुकूमत खुद कर रही है। फिर आलिया साहब, सखर में जो कन्वेंशन था दैट वाज ओपन एयर, अगर आपने देखा उसमें प्रॉपर्ली एसओपीज को फॉलो किया गया था, लेकिन बंदे 300 से ज्यादा थे। सोशल डिस्टेंस की हुई थी। मैं पीडीएम उसके जलसे के बारे में तो सिर्फ इतना कहूंगी कि जी जो कोशिश की गई थी आसफा भुट्टो को लॉन्च करने की, वो एक दफा फिर फेल हो गई है। और बेनजीर साहिबा बनने की जो कोशिश कर रही थी मरियम नवाज साहिबा, तो उन्हें यही बता दिया पीपल्स ये बड़ा स्टेटमेंट जो आप दे रही है कि 300 लोग भी नहीं थे वहां पर, तो इसका मतलब हुकूमत को तो कोई खौफ नहीं होना चाहिए। लाहौर में फिर जलसा करने दें। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत लाहौर जलसे की इजाजत दे रही है? देखें, मेरी एक बात सुने, इनके जलसे फ्लॉप हो चुके हैं। कल जो इन लोगों के साथ हो चुका है इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, मेरे ख्याल में दिस इज अ बिग सेटबैक। लेकिन आलिया साहबा, दैट हैज नथिंग टू डू विद जलसा ना। मतलब मैं तो लाहौर जलसे की बात कर रहा हूं जो 13 दिसंबर को होने जा रहा है। अगर 300 लोग मुल्तान जलसे में नहीं थे तो लाहौर जलसे को इजाजत दे दें फिर। देखिए, मेरी एक बात सुने, लाहौर जलसे में अभी टाइम है और जिस तरह के हालात वाक़यात होंगे उसी लिहाज से फैसला होगा। अभी तो हम सिर्फ अवाम को ये बताना चाहते हैं कि दे आर हिपोक्रेट्स। हम अवाम को ये बताना चाहते हैं कि ये अपने मफाद के लिए, अपने आल बचाने के लिए, माल बचाने के लिए, हालात वाक़यात का अंदाजा आपको मुल्तान जलसे में नहीं हुआ? बकरा बना कोरोना की जो हलाकत खेजियां जारी हैं, जो वार चल रहे हैं, उसका अंदाजा हुकूमत को नहीं है। हुकूमत इतनी कंफ्यूज क्यों है और हुकूमती रिट कहां पर है आलिया अब्जा साहब? देखिए, मेरी एक बात सुने, हुकूमत बिल्कुल कंफ्यूज, जिस तरह से कोरोना की वेव से खान साहब की दूर अंदेश में और अल्लाह के फजलो करम से हम निकले हैं, इसी तरह से सेकंड वेव में हम ये बता रहे हैं कि कोरोना के प्रोमोटर बने हुए, मैशत बंद कर तबाह करना चाहते थे। अब इनको ये पता है, देखें इनकी स्टेटमेंट क्या है। इनकी स्टेटमेंट है आप मैशत बंद कर दें, हम जलसे करना भी बंद कर देते हैं। आप सब कुछ बंद कर दें, हम जलसे करना भी बंद कर देते हैं। लेकिन ये आलिया साहबा, ये हुकूमत का काम नहीं है। हुकूमत को इस वक्त पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की जरूरत नहीं है। इस वक्त हुकूमत को ये चाहिए कि अपने आम आदमी को महफूज बनाए। हम पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं करते, हम यही तो बताना चाहते हैं कि अपने मफाद के लिए ये सब कुछ दाव पे लगाने को, अवाम को दाव पे लगाने को तैयार हैं। तो अवाम को बचाएंगे कैसे आप? आपके पास अवाम को बचाने का कोई फॉर्मूला है? अभी आपको यही कहा कि मुल्तान जलसे में जिस तरह से अवाम ने इनको रिजेक्ट किया है, ये लाहौर जलसे में भी बुरी तरह से रिजेक्ट होंगे। अवाम बहुत सेंसिबल है, अवाम इनकी असलियतों को जान चुकी है। इसीलिए मैंने बार बार आपको उसके एग्जाम्पल ये दिए कि वहां पर सबको पता है। देखिए, मेरी एक बात सुने, ये इनको हम जब ये कहते हैं और इनको बार बार हम इनकी स्टेटमेंट क्यों याद कराते हैं, उस वक्त जो ये स्ट्रिक्ट लॉकडाउन के हक में थे और जो सबसे ज्यादा। चलिए, मुझे ब्रेक लेनी आलिया साहब, मुझे बताएं कि क्या इजाजत दे रहे हैं लाहौर जलसे की? बड़ा सादा सा सवाल है, लाहौर जलसे की इजाजत पीडीएम को दे रहे हैं आप? देखिए, मेरी एक बात सुने, मैंने आपको अगेन यही बताया है, जलसे जुलूसों पे हम कभी नहीं रुकते, लेकिन जो हालात हैं उन हालात में एसओपीज को फॉलो करें, उन हालात में जो गैदरिंग्स की इजाजत है उसको फॉलो करें। लेकिन 300 लोगों के इकट्ठे होने में तो कोई एसओपीज की खिलाफ वर्जी नहीं होती। 300 लोगों पर तो खुद हुकूमत ने कह रखा है कि कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, हम तो ये कह रहे हैं। और दूसरी, देखिए मेरी एक बात सुने, इनके जो हालात हैं इनको खुद से अंदाजा हो जाएगा। ये जिस तरह के जिस सिचुएशन में, मैं तो ये बता रही हूँ, एक से बढ़ के एक इनको सेटबैक्स मिल रहे हैं। आप पुराना सारा इनका देख लें, हर जलसे के बाद एक नई कंट्रोवर्सी डेवलप होती है। और जिस तरह से इनका इत्तेहाद, जिस तरह से इनकी बाकी चीजें, मैंने क्यों कहा है आसफा की लॉन्च नाकाम हो गई। इन्होंने जो हमारी मरियम नवाज साहब है बेनजीर बनने की कोशिश की, तो जरदारी साहब ने कहा कि जी नहीं, हमारी तो ऑलरेडी कोई ब्रांच नहीं है, इसकी आप ऐसी कोई कोशिश ना करें। और जिस तरह की आपने ये देखा है, आप ये कह रही है कि लाहौर जलसे की इजाजत दे देनी चाहिए, क्या खान साहब भी इसके हामी है कि इजाजत देनी चाहिए? चीज नहीं की, मैंने ये कहा है कि अभी उसमें दिन बाकी हैं। हुकूमत बहुत सोच समझ के फैसला करेगी, जो भी फैसला करेगी वो प्रॉपर्ली कन्वे किया जाएगा। और डेफिनेटली देखें, हम अवाम के मफाद को मद्देनजर रखेंगे और हम हुकूमत की रिट को भी बरकरार रखेंगे और हम कोई ऐसी हरकत नहीं करने देंगे जिस
इससे हमारे लोगों की, हमारे अवाम की जान को किसी किस्म का भी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमजा मलिक हमारे साथ मौजूद थी। गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर एक सवाल उठाएंगे कि क्या 6000 अफराद मिलकर 1 अरब दरख्त लगा सकते हैं। इस सादा से सवाल को उठाएंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गुज़श्ता रोज वफाकी सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली ने अदालत में दावा किया कि हुकूमत ने मुल्क भर में 43 करोड़ पौधे लगा दिए। अदालत में जमा कराई गई तफसीलात और दावे के मामले पर गुज़श्ता रोज हमने अपने प्रोग्राम में वज़ीर आज़म की मुशीर बराए मौसमियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम को मदऊ किया। वो अपने दावे पर कायम रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि बिलियन ट्री सुनामी के तहत हमने खैबर पख्तूनख्वा में 1 अरब दरख्त लगाए हैं, जिनकी तफसीलात वेब मौजूद हैं। वो क्या कह रहे थे उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। पहला सादा सवाल मलिक अमीन असलम साहब आपसे ये है कि ये जो बिलियन ट्रीज हैं ये किस मकाम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से लगाए गए? ये बिलियन ट्री का जो प्रोजेक्ट है इसका एक अपना वेबसाइट है। उस वेबसाइट के ऊपर अगर आप जाएं तो आपको एक एक जगह का बताया जाएगा। आप किसी भी उस वेबसाइट के अंदर केपी के किसी भी डिस्ट्रिक्ट का जाकर उस पर क्लिक करें तो उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर उन देहात का आ जाता है। फिर उस देहात पे क्लिक करें तो उसमें बताया जाता है कि इस देहात में इस जगह पे इतने पौधे लगाए गए हैं और ये टाइप ऑफ पौधे हैं और इनका ये सर्वाइवल रेट है। वेबसाइट्स के मुताबिक मंसूबे के तहत पंजाब के 520 मकामात, सिंध के 70 जबकि खैबर पख्तूनख्वा के 458 मकामात पर पौधे लगाए गए हैं। बलोचिस्तान, जिसके बारे में हुकूमत का मौक़िफ़ है कि वहाँ के पहाड़ों पर दरख्त नहीं लगाए जा सकते, वेबसाइट में दावा किया गया है कि 15 मकामात पर शजरकारी की गई है। इसी तरह आज़ाद कश्मीर के 65, इस्लामाबाद 1 और गिलगित बल्तिस्तान के 12 मकामात इस शजरकारी मुहिम का हिस्सा बने हैं। इसी वेबसाइट में एक दिन में 35 लाख दरख्त लगाने का दावा भी किया गया है कि एक रोज में 35 लाख दरख्त लगाए गए हैं। वेबसाइट के मुताबिक टाइगर फोर्स के 1 लाख रजाकारों ने 9 अगस्त 2020 को होने वाले इवेंट में एक रोज में 35 लाख दरख्त लगाए। इस वेबसाइट पर मजीद कोई मालूमात दस्तयाब नहीं है और न ही मुल्क में मौजूद नर्सरियों और मकामात का कोई तस्करा मौजूद है। वजारत बराए मौसमियाती तब्दीली की वेबसाइट पर 10 बिलियन ट्री सुनामी के बारे में PDF फॉर्मेट के 2 सफ़ात मौजूद हैं। हमने वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी से 1 अरब दरख्तों के बारे में सवाल किया। उन्होंने दावा किया कि दरख्त तो 40 करोड़ लगाए गए हैं, जबकि 60 करोड़ तो पहले से मौजूद दरख्त है। आए कहाँ से हैं? पाकिस्तान के अंदर 1 अरब पौधे कौन सी नर्सरी देती है सर? देखिए, 1 अरब पौधे में से जो 40% थे वो नई प्लांटेशंस थी। वो प्लांटेशन थी जहाँ पे हमने जाके पौधे लगाए। 40 करोड़ पौधे वो बनते हैं और जो बाकी उसके बैलेंस था 60 करोड़ का, वो असिस्टेड नेचुरल रीजनरेशन से हुआ है। हुकूमत ने 40 करोड़ दरख्तों के बीज पहले तैयार किए, फिर इन दरख्तों के बड़े होने का इंतजार किया, फिर इन्हें दीगर मकामात पर लगाया गया। सवाल ये पैदा होता है कि क्या खैबर पख्तूनख्वा की नर्सरियों में 40 करोड़ दरख्त तैयार किए जा सकते हैं? क्या नर्सरियों की तादाद इतनी है कि वहाँ दरख्त तैयार हो सके? इसी हवाले से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा को कॉल की गई, जिन्होंने नर्सरियों की तादाद के बारे में अपनी लाइलमी का इजहार किया। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी से तीसरा सवाल था कि कितने लोगों ने 40 करोड़ दरख्त लगाए हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मांग करती रही है कि महकमा जंगलात के 6000 मुलाजमीन ने यह कारनामा सर अंजाम दिया, जबकि मुआविन ख़ुसूसी के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के जरिए 5 लाख अफराद को नौकरी मिली। कितने लोगों ने मिलकर ये पौधे लगाए वहाँ पर? तकरीबन 5 लाख लोगों को नौकरी मिली थी जब हमने 1 अरब दरख्त लगाए थे। उसके अंदर KP के अंदर ये जो 5 लाख नौकरियां दी गई थी, ये नर्सरी ग्रोअर्स की थी, ये प्लांट प्रोटेक्टर्स की थी, ये फॉरेस्ट के निगहबान की थी। ये तमाम मिला के वहाँ पर 5 लाख लोगों को रोजगार मिला था। सवाल पैदा होता है कि 6000 मुलाजमीन 1 अरब दरख्त कैसे लगा सकते हैं? इसका जायजा लेते हैं। अमूमन एक फर्द एक रोज में 100 दरख्त लगा सकता है। इसी तरह 6000 मुलाजमीन एक रोज में 6 लाख दरख्त यौमिया लगाएंगे। एक माह के अंदर यही मुलाजमीन 1 करोड़ 80 लाख दरख्त लगा सकेंगे। शजरकारी के लिए अमूमन साल में 4 माही मौसम साजगार होता है। इस तरह एक साल के दौरान 7 करोड़ 20 लाख दरख्तों की काश्ती मुमकिन है, जबकि 5 सालों के दौरान सिर्फ 36 करोड़ दरख्त ही लगाए जा सकते हैं। अब दरख्तों की नर्सरियों में पैदावार का जायजा भी लिया जाए तो 1 अरब दरख्त लगाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है। जबकि वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी दावा करते हैं कि इस वक्त भी नर्सरीज के अंदर 30 करोड़ पौधे मौजूद हैं। 40 करोड़ पौधे लेकर उसको लगाना, ये प्रोक्योर कहाँ से किए? मेरा सवाल फिर वहीं पे स्टैंड करता है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर नर्सरीज के अंदर 30 करोड़ पौधे मौजूद हैं। अगर आप चाहें तो हम आपको लिस्ट ऑफ नर्सरीज दे सकते हैं। सारे, ये मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। मुआविन ख़ुसूसी के इस बयान की तस्दीक के लिए हमने पंजाब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कॉल की, जिन्होंने बताया कि लाहौर रीजन में नर्सरीज के पास सिर्फ 30,000 पौधे दस्तयाब है, जबकि अगले सीजन में मजीद पौधों की काश्त की जाएगी। सिंध और आज़ाद कश्मीर के महकमा जंगलात ने कोई जवाब नहीं दिया
जबकि बलूचिस्तान के महकमा जंगलात ने भी सवाल का जवाब देने के लिए वक्त मांगा। बार बार कॉल्स करने के बाद भी उन्होंने कोई खैबर पख्तूनख्वा महकमा जंगलात ने भी मदद मांग ली है, क्योंकि उनके पास भी ऐसा कोई डेटा दस्तयाब नहीं है। मुआविन खुसूसी के बयानात और दावे हकीकत के बरक्स हैं। सूबों के पास इतने दरख्त मौजूद नहीं है, जबकि प्राइवेट नर्सरीज भी ज्यादातर फलदार दरख्त की काश्त करती हैं। सर मुझे चाहिए थे दरख्त 1 लाख के करीब चाहिए थी, इस वाले से कोई मालूमात चाहिए। भैया तो हमारे पास अवेलेबल है ना, वो दरेको बकाया ना, नींव नहीं और शीशा भी नहीं, शीशा में आपको मतलब कि मार्च अप्रैल में। अच्छा, तो ये 1 लाख तक मिल जाएंगे सर? नहीं, ये दरेको क्या है ना, 25 से 30 हज़ार तक पौधे मिल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट? हाँ जी। शीशम और दरेक के 1 लाख पौधे चाहिए थे। क्या? हाँ, तो सर अवेलेबल हो सकते हैं? कब मंगवाने हैं आपने, कब लेने? सर ये तकरीबन अगले 10 से 15 दिन बाद। ठीक है, सही है, मैं बाद में कॉल करता हूँ फिर आपको बताऊँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं मानसीरा से बात करूं, कुछ देर पहले मैंने फोन किया था, 1 लाख के करीब दरख्त चाहिए। यार आप ऐसे करें, कल सुबह कॉल करें, ठीक है? इस वक्त मेरे पास कोई भी नहीं है। अब सवाल पैदा होता है कि अगर 1 लाख अफराद एक रोज में 35 लाख दरख्त लगाएंगे तो 10 अरब दरख्त लगाने के लिए 29 करोड़ अफराद दरकार होंगे। यानी 1 लाख आदमियों को यह हदफ पूरा करने के लिए 2900 अय्याम दरकार होंगे। लेकिन अगर यही 1 लाख आदमी 1000 यौमिया दरख्त लगाएं तो एक दिन में 10 करोड़ दरख्त लगाए जा सकते हैं और 10 अरब का टारगेट मुकम्मल करने के लिए 100 दिन दरकार होंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या टाइगर फोर्स के पास ऐसे सुपरमैन मौजूद हैं जो कि एक दिन में 1000 दरख्त लगा सकते हैं? अगर एक मजदूर 8 घंटे की शिफ्ट में सिर्फ 100 दरख्त लगा सकता है तो इन सुपरमैन्स को 1000 दरख्त लगाने के लिए 1.5 मिनट फी दरख्त दरकार होगा। क्या कोई ऐसा फर्द है जो 24 घंटे मुसलसल काम करे और 1.5 मिनट में गड्ढा खोद कर दरख्त भी लगा सके? यकीनन ऐसा नामुमकिन है। तो फिर हुकूमत आदाद शुमार के घनचक्कर में हकीकत क्यों छुपा रही है? ये सवाल हम आप पर छोड़े जा रहे हैं। या एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो तस्करा करेंगे कोरोना खुशखबरी का। कोरोना खुशखबरी क्या है बताएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मुल्क में कोरोना वायरस पहली लहर की निस्बत ज्यादा खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर रहा है। आज मुल्क में इस वायरस ने 75 अफराद की जानें ले ली है, लेकिन मायूसी के इन हालात में कौम के लिए एक अच्छी खबर भी है, क्योंकि 2021 उम्मीद का साल है। हुकूमत पाकिस्तान ने अगले साल की पहली छमाही के अंदर मुल्क में कोरोना वैक्सीन की दस्तयाबी को यकीनी बनाने का ऐलान कर दिया है। साथ ही हुकूमत ने वैक्सीन की खरीदारी के लिए 15 करोड़ डॉलर्स की रकम भी मंजूर कर दी है। इस हवाले से डॉक्टर फैसल सुल्तान ने क्या खुशखबरी सुनाई है, जरा डॉक्टर फैसल सुल्तान वो खुशखबरी आपके सामने रखते हैं। सर मेरा ख्याल है 2021 का जो पहली छमाही है, 2021 की पहली छमाही में ये मुमकिन होगी पहला इसका मरहला। अब इस वक्त आम पाकिस्तानी के जहन में पहला सवाल आता है कि कोरोना वैक्सीन मिलेगी किसे? हुकूमत के मुताबिक सबसे पहले कोरोना मरीजों के इलाज में मसरूफ तिब्बी अमले के अरकान को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। इसके बाद वैक्सीन उम्र के एतबार से नौजवानों, बच्चों और बुजुर्ग मरीजों को दी जाएगी। तीसरे मरहले पर मुख्तलिफ अस्पतालों में काम करने वाले तिब्बी अमले को यह वैक्सीन दी जाएगी और चौथे मरहले पर वैक्सीन आम आवाम के लिए दस्तयाब होगी। अब अगला सवाल यह है कि क्या कोरोना वैक्सीन के पैसे लिए जाएंगे? पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत के मुताबिक हुकूमत इस वैक्सीन के लिए फंड्स इकट्ठा कर रही है, जिसकी काबीना ने मंजूरी भी दे डाली है, लेकिन आवाम को यह वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त फराहम की जाएगी। अब एक और सवाल, पाकिस्तान कोरोना वैक्सीन कहां से मंगवा रहा है? ये वैक्सीन कितनी मौसर है? हुकूमत पाकिस्तान ने चीन के साथ वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स में ताउन किया था। अब चीनी हुकूमत पाकिस्तान को ये वैक्सीन मुफ्त फराहम करेगी। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक जिन ममालिक ने चीन के साथ क्लिनिकल ट्रायल्स में ताउन किया है, बीजिंग उन ममालिक को कोरोना वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त देगा। चीनी वैक्सीन की ट्रायल्स और उसके नतीजे जितनी जल्दी आ सकेंगे, यकीनन उतनी जल्दी ये वैक्सीन मिल सकेगी। लेकिन बरतानिया कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल की इजाज़त देने वाला दुनिया का वाहिद मुल्क बन गया है। बरतानवी वजारत सेहत ने अमरीकी और जर्मनी दवासाज कंपनियों के इशराक से तैयार की जाने वाली कोरोना वैक्सीन इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। वैक्सीन आम इस्तेमाल के लिए अगले हफ्ते से मुतारिफ कराई जाएगी। यकीनन इस वक्त कोरोना वैक्सीन को लेकर आलमी सतह पर मुकाबले की फजा कायम है। माशी तौर पर मुस्तहकम ममालिक ने वैक्सीन के ऑर्डर्स भी दे दिए हैं। सवाल पैदा होता है कि तरक्की पजीर और गरीब ममालिक कोरोना वैक्सीन कैसे हासिल करेंगे? क्या वैक्सीन पर भी ताकतवर ममालिक का कंट्रोल होगा? क्या हुकूमत पाकिस्तान मुफ्त वैक्सीन का वादा पूरा कर पाएगी? क्या अमीर ममालिक गरीब ममालिक को वैक्सीन फराहम करने में ताउन करेंगे? यकीनन इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा समेत बैनुल अक़वामी इदारों की जिम्मेदारी है कि छोटे ममालिक तक वैक्सीन की दस्तरस को यकीनी बनाएं। सवाल तो ये भी है कि क्या 2021 के पहले 3 माह में पाकिस्तान के लिए 2020 जैसे हालात होंगे? बहरहाल हुकूमत और अवाम को पहली लहर की तरह दूसरी लहर में भी मिलकर मुकाबला करना होगा, क्योंकि बाहमी इत्तफाक से ही कामयाबी जा सकती है।
ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।